वो आदमी अपनी बंदूक ताने विशाल के सामने खड़ा है। मौत विशाल के सर पर तांडव कर रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं है। तभी अचानक से पूरे होटल राजमहल और उसके बाहर तेज हवाएं चलने लगी और सारी लाइट जलने बुझने लगी। ये सब देखकर वो आदमी काफी ज्यादा चौंक गया और अपने आसपास देखने लगा, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। होटल के हॉल से बहुत ही भयानक हंसने की आवाजें गूंजने लगी और वो आदमी काफी ज्यादा घबरा गया। वो आदमी महसूस करता है जैसे उसके पास ही कोई बहुत बुरी तरह से तड़पते हुए चिल्ला रहा है। उस आदमी के चेहरे पर एक शिकन नजर आने लगती है। वो आदमी हैरानी भरे लहजे से बोला, रे छोरे, ये सब क्या कर रहा है तू? ये कौन सा खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ? ये मत सोच मुझे डराकर तू बच जाएगा। मैं तो थारा खेल खत्म करके ही विधायक जी के पास वापस जाऊंगा। ये कहते ही उसने बंदूक पर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली। विशाल को लग रहा है जैसे उसका आखिरी वक्त आ चुका है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकन और अफसोस नजर नहीं आ रहा। तभी उस शार्प शूटर के चारों तरफ वो सारी आत्माएं इकट्ठा हो गईं और उनकी चीखों से पूरा इलाका थरथरा गया। वो आदमी काफी ज्यादा डर गया और वो अभी ट्रिगर दबाने ही वाला है कि तभी उसके हाथ खुद ब खुद पीछे की तरफ मुड़ने लगे और बंदूक का मुंह उसके सीने की तरफ हो गया। वो अपना पूरा जोर लगाकर उस बंदूक को विशाल की तरफ घुमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ऐसा करने से रोक रही है। अरे क्या हो रहा है? ये बंदूक हमारी तरफ क्यों घूम रही है? अरे ये मारे हाथ, अरे क्या हो रहा है ये सब? वो आदमी ना चाहते हुए भी अपने हाथों को काबू नहीं कर पा रहा है। अब बंदूक उसके सीने पर है। डर से उसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हो गई और ठंडी हवाएं चलने के बावजूद भी उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका है। डर के कारण वो जोर से चीखने लगा और तभी एक गोली चलने की तेज आवाज आई और पूरे होटल राजमहल में सन्नाटा फैल गया। वो आदमी धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गया और उसके शरीर से खून बहने लगा। हर तरफ खून की ताजा स्मेल फैल गई और विशाल तुरंत नीचे झुककर देखने लगा कि वो जिंदा है या नहीं। विशाल ने उसकी सांसें देखी जो बंद हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद वहां एक बार फिर वो कब्रिस्तान का बूढ़ा चौकीदार आया और विशाल के साथ उस आदमी को उठाकर कब्रिस्तान के पास ले जाने लगा। कब्रिस्तान के अंदर जाते ही उस बूढ़े आदमी ने विशाल की तरफ देखा और कहा, इसे यहीं छोड़ दो, मैं इसे आगे इसकी मंजिल तक ले जाऊंगा। और इतना कहकर उस बूढ़े आदमी ने उस शार्प शूटर को उठाया और एक तरफ खुदी हुई कब्र तक ले गया और उसे वहीं पर दफन कर दिया। इधर विशाल वापस होटल में आ चुका है, लेकिन वो खाली हाथ नहीं है। वो अपने साथ उस शार्प शूटर का मोबाइल फोन ले आया है, जिसे उस एमएलए ने विशाल को मारने के लिए वहां पर भेजा था। कुछ ही देर बाद वो मोबाइल फोन बजने लगा। विशाल थोड़ी देर तक वो फोन देखता रहा, मगर फिर उसने वो फोन उठा लिया। फोन उठाते ही वहां से आवाज आई, काम कर दिया तने? वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी एमएलए की है। विशाल के चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं है और उसने जवाब दिया, काम अभी कहां खत्म हुआ है? काम तो तब खत्म होगा जब तू यहां होटल राजमहल आएगा। विशाल की आवाज सुनकर वो एमएलए गुस्से से तिलमिला उठा और उसने चिल्लाते हुए जवाब दिया, क्या बकवास कर रहा है?
मुझे बता, बोल कौन रहा है? हमारा भेजा हुआ आदमी कहाँ है? विशाल जवाब देते हुए कहता है, मैं तेरा काल बोल रहा हूं एमएलए। तेरा भेजा आदमी तो वहां पहुंच गया है जहां उसे होना चाहिए। अगर तू आज सुबह 3:30 बजे तक यहां होटल राजमहल नहीं पहुंचा तो तू बहुत पछताएगा। इतना कहकर विशाल ने फोन रख दिया। उधर अपनी हार से वो मंत्री पागल हो जाता है। फोन काटने के बाद उसने जोर से अपना फोन नीचे जमीन पर दे मारा और उसके बाद अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। उस आवाज को सुनकर मंत्री का सेक्रेटरी तुरंत भागा हुआ उसके कमरे में आया और पूछा, क्या हुआ सर? क्या कुछ टूट गया है? एमएलए ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ये खेल मने ही खत्म करना होगा। मेरे आदमियों को बोल कि हमें इसी वक्त जयपुर के होटल राजमहल जाना है और उन्हें अपनी पूरी तैयारी करने को भी कह दे। रात को जैसे ही घड़ी में 2:35 हुए, वैसे ही होटल राजमहल का दरवाजा खुल गया और वो एमएलए अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पर आ पहुंचा। वो एमएलए काफी गुस्से में लग रहा है और उसकी शक्ल से ही पता चल रहा है कि वो कितना घटिया इंसान है। उसके सारे बॉडीगार्ड्स काफी हट्टे कट्टे नौजवान हैं जिन्होंने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। अंदर घुसते ही एमएलए ने सारे होटल पर नजर घुमाई, मगर उसे वहां पर कोई नजर नहीं आया। कुछ ही देर के बाद उसने विशाल को अपने पास आते हुए देखा और उसके अंदर गुस्से की आग और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, 2 कौड़ी के आदमी, क्या तू मने जानता नहीं है? क्या तने कोई बेरा नहीं है कि हमारी पहुंच कहां तक है? तेरी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि तू मारे को धमकी देकर रोहतक से यहां बुलाए? क्या तू जानता है कि अब मैं थारा क्या हश्र करूंगा? अब तू देख, मैं तन्ने जीते जी नरक के दर्शन करवाता हूं। इतना कहकर उसने आगे अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, ले चलो इसे, वहीं दिखाएंगे इसे कि शिकारी किसे कहते हैं। विशाल उस एमएलए की धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरा और उसने जवाब दिया, तूने ठीक कहा एमएलए, शिकार तो होगा लेकिन यहीं होगा और तू भी देखेगा कि शिकार कैसे किया जाता है, क्योंकि आज शिकार तो होगा लेकिन शिकारी तू नहीं होगा। इतना कहकर विशाल ने कहा, पीछे मुड़कर देख, तेरा शिकारी आ गया है। एमएलए ने जैसे ही पीछे सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां से मोनिका उतरकर आ रही होती है। एमएलए और उसके सारे बॉडीगार्ड मोनिका को देखकर हक्के बक्के रह गए। वो एमएलए ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से सकपका चुका है और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही हैं। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी और उसने मोनिका से पूछा, तू जिंदा कैसे है? तू तो मर चुकी थी ना, तो फिर तू यहां पर कैसे आई? मोनिका उसे देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहती है, तेरी मौत में मिली, आज तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। ये सुनते ही एमएलए मोनिका पर बंदूक तानकर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन सारी गोलियां उससे आर पार हो जाती हैं। मोनिका सीढ़ियों से उतरकर सबके सामने आ जाती है और उसकी आंखें लाल हैं और उसके चेहरे पर उसके खुले बाल बिखरे हुए हैं। उसने गुस्से से एमएलए की तरफ देखा और कहा, आज तुझे मारकर मुझे इंसाफ मिलेगा और आज के बाद तू किसी लड़की को परेशान नहीं कर पाएगा। और तभी देखते ही देखते मोनिका का चेहरा और उसका शरीर बदलने लगा और उसकी अधजली बॉडी एमएलए और उसके बॉडीगार्ड के सामने आ गई।
उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा है और मांस के टुकड़े जगह जगह लटक रहे हैं। उसके चेहरे पर सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही हैं और बाकी पूरा चेहरा एक घिनौनी परछाई ले चुका है। पूरे होटल की लाइट्स बंद हो चुकी हैं और हवाओं के झोंके उन लोगों को वहां पर खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो इस तूफान में उड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। बाहर से बिजली कड़कने की तेज हवाएं आने लगती हैं और तभी होटल की उन सारी आत्माओं ने एमएलए के बॉडीगार्ड्स के ऊपर हमला कर दिया। अपने सामने उन अधजली लाशों को देखकर एमएलए के बॉडीगार्ड काफी ज्यादा डर गए और वहां से भागने लगे। अपने आदमियों को भागता देखकर एमएलए भी काफी ज्यादा डर गया और वो भी वहां से भागने की कोशिश करने लगा। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो जैसे ही होटल के दरवाजे तक पहुंचा, तभी दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। वो एमएलए जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगा और डर से चीखने चिल्लाने लगा, अरे कोई दरवाजा खोलो, अरे कोई मेरी मदद करो, मेरी जान बचा लो। उसकी यह हालत देखकर पूरे होटल राजमहल के हॉल में हंसी की आवाजें गूंजने लगी, जैसे वो आत्माएं उसका मजाक उड़ा रही हो। वो आवाजें सुनकर वो और भी ज्यादा डर गया। वो बहुत देर तक दरवाजा पीटकर मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो मोनिका ठीक उसके सामने खड़ी होती है। वो तुरंत उसके पैरों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं पुलिस में सरेंडर कर दूंगा। बस मुझे माफ कर दे मोनिका, मरने जाने दे यहां से। तू जो कहेगी मैं वो करूंगा। उसकी ये हालत देखकर मोनिका जोर जोर से हंसने लगी और उसे हंसता हुआ देखकर वो एमएलए और भी ज्यादा डर गया। कुछ ही देर में मोनिका की हंसी गुस्से में बदल गई और उसने एमएलए की तरफ देखकर कहा, मैं भी इसी तरह चीखें चिल्लाई थी, मैंने भी इसी तरह मदद की गुहार लगाई थी। क्या तब किसी ने मेरी बात सुनी थी? क्या तब तुम्हें मुझ पर तरस आया था? इतना कहकर उसने एमएलए के बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ऊपर कमरे की तरफ ले जाने लगी। एमएलए का सारा शरीर सीढ़ियों से रगड़ खा रहा है और वो दर्द में चीखता चिल्लाता जा रहा है। एमएलए बार बार मोनिका से रहम की भीख मांग रहा है, छोड़ दे मने, मैं वादा करता हूं थारे से, आज के बाद किसी लड़की को कोई परेशानी नहीं दूंगा और अपना प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी बंद कर दूंगा। मुझ पर रहम खाओ, मुझ पर रहम खाओ। मोनिका के पैरों को पकड़ते हुए एमएलए बार बार उससे माफी मांग रहा है, लेकिन गुस्से से भरी मोनिका उसे बुरी तरह से खींचकर ऊपर लेकर जा रही है और एमएलए से कहती है, माफी मांगने का वक्त कब का जा चुका है, अब तो तुम्हारे मरने का वक्त है। मोनिका जब एमएलए को ले जा रही होती है, तभी वो एक जगह पड़े फ्लावर वास को उठाकर मोनिका को मारने लगता है, लेकिन वो वास मोनिका के शरीर के आर पार हो जाता है। एमएलए को ऐसा करता हुआ देखकर मोनिका गुस्से से भरी मुस्कान के साथ कहती है, कितना घटिया आदमी है तू, मरी हुई को भी मारने की कोशिश कर रहा है। उसकी हरकत देखकर मोनिका की आंखों में खून उतर आता है। वो उस एमएलए के बहुत करीब आ जाती है और उसे घूर घूर कर देखने लगती है। उस एमएलए को उसकी सांसों की आवाजें भी सुनाई दे रही है। वो उसके जले हुए और खून से सने चेहरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा है और डर से रो रहा है। वो रोते हुए कहता है, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं, मारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं,
मारे लिए नहीं तो उनके लिए मने छोड़ दे, मारी जान बख्श दे, मने यहां से जाने दे। मोनिका ने काफी डरावनी आवाज में गुस्से भरे लहजे से कहा, जब मेरा परिवार नहीं था, जब मेरे माँ बाबा नहीं थे, छोटा भाई नहीं था, मैं भी एक हंसती खेलती बच्ची थी जिससे तुमने उसकी पूरी दुनिया छीन ली और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मैं पिछले 7 सालों से इस आग में जल रही हूँ। पिछले 7 सालों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम यहाँ आओ और कब मैं अपना बदला लूं। आज के बाद कोई मोनिका इस आग में नहीं चलेगी। आज के बाद किसी लड़की के साथ ऐसा हादसा नहीं होगा। आज के बाद कोई माँ बाबा अपनी मोनिका को इस तरह नहीं खोएंगे। अब तुम मेरे चुंगल से बचकर नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं। और इतना कहते ही मोनिका उस एमएलए को पकड़कर अपने साथ 11वें फ्लोर के उसी कमरे में ले जाती है जहां पर उसकी जान गई थी। वो एमएलए चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन मोनिका उसे उसी तरह से फांसी पर लटका देती है जिस तरह से वो लटकी हुई थी। फांसी पर लटकते ही तरह से छटपटाने लगता है, उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और कुछ देर के बाद वो मर जाता है और मोनिका की अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है। उस एमएलए की फांसी पर लटकी हुई लाश देखकर मोनिका की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अब उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है और अब उसे इस आग में नहीं जलना पड़ेगा जिसमें वो पिछले 7 सालों से जल रही है। मुक्त होने से पहले वो विशाल के पास जाती है और मुस्कुराकर उससे कहती है, मेरी अतृप्त आत्मा को आज मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं कितने साल और मैं इसी तरह तड़पती रहती और अपने कातिलों से कभी बदला नहीं ले पाती। मैं सच में तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। तुम नहीं जानते कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो विशाल। शायद तुम्हें यह नहीं याद, लेकिन हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं। मोनिका की बातें सुनकर विशाल थोड़ा चौंक जाता है और उससे पूछता है, हम पहले मिल चुके हैं? लेकिन कब? मुझे कुछ भी याद नहीं। मोनिका ने उसको जवाब दिया, हम उस वक्त मिले थे जब मेरी जिंदगी में अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। तब मुझे उस एमएलए ने प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में डाल दिया था। उस वक्त लोग आते थे और मेरे जिस्म से खेलते थे और अपनी प्यास बुझाकर चले जाते थे। तब एक रात तुम भी अपने दोस्तों के साथ वहां आए थे विशाल, और तुमने मेरे साथ एक रात बिताई थी। मोनिका की बातें सुनकर विशाल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसे काफी बुरा भी लगता है। इससे पहले कि वो आगे कुछ भी कह पाता, मोनिका ने कहा, अरे ज्यादा मत सोचो, हमने रात जरूर साथ में बिताई थी, लेकिन हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। तुम मेरे कमरे में आए जरूर थे, लेकिन हमने पूरी रात सिर्फ बातें की थी। तुम वो पहले इंसान थे जिसने मुझसे मेरा नाम पूछा था, जिसने पूछा कि मेरे घर पर कौन कौन है और मैं कहां से हूं, कैसे पली बड़ी हूं। उस रात मैं अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां भूल गई थी और तुम्हारी बातों में पूरी तरह से खो गई थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी में फैले हुए उस अंधेरे में किसी ने एक दिया जला दिया हो। उसकी बातें सुनकर जैसे विशाल को धीरे धीरे कुछ समझ में आने लगा है, मगर इस वक्त
उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और बस मोनिका की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो अब मैं चलती हूं। अपना ख्याल रखना विशाल। अभी तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ है। इतना कहकर मुस्कुराते हुए मोनिका होटल राजमहल के दरवाजे की ओर बढ़ गई। तभी वो दरवाजा खुल गया और सामने सफेद रंग की रोशनी नजर आने लगी। मोनिका ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर एक धुएं की तरह उस रोशनी में गायब हो गई। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा तो होटल राजमहल की मालकिन मल्लिका शेखावत और बाकी सारी 119 आत्माएं मोनिका को वहां से जाते हुए देख रही हैं। उन सब की आंखों में मोनिका के लिए खुशी और सुकून नजर आ रहा है। तभी मल्लिका की नजर विशाल के चेहरे पर पड़ी और उसने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पल भर में ही बदल दिए। उसने विशाल की तरफ देखते हुए कहा, गुड जॉब विशाल, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये मत समझना कि मोनिका को मुक्ति दिलाकर तुम्हारा काम खत्म हो गया है। मत भूलो कि अभी भी इस होटल में 119 आत्माएं हैं जिन्हें तुम्हें मुक्ति दिलानी है। नहीं तो तुम इस होटल राजमहल से कभी वापस नहीं जा पाओगे। अब आगे विशाल की जिंदगी कौन सा मोड़ लेगी? क्या वो बाकी की 119 आत्माओं को मुक्ति दिला पाएगा? क्या आत्माओं को मुक्ति दिलाना आसान होगा या फिर विशाल खुद एक आत्मा बनकर होटल राजमहल में कैद हो जाएगा? जानने के लिए